बीएड सेकेंड ईयर के लिंग विद्यालय समाज पेपर के सेकेंड यूनिट का अगला भाग हम लैंगिकता की पहचान में तथा सामाजिकरण में जनसंचार की क्या भूमिका रहती है इसके बारे में अध्ययन करेंगे। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि जनसंचार होता क्या है। जनसंचार के माध्यम से हम जो है शिक्षा की अनौपचारिक अभिकरणों के अंतर्गत आता है। इसको अंग्रेजी के अंदर मास मीडिया कहा जाता है और सामान्य रूप से इसको जनसंचार माध्यम के नाम से पुकारा जाता है। मुख्यतः इसका जो सामान्य अर्थ है वो ये है कि इसके द्वारा जो सूचनाएं होती हैं वो दूर दूर तक लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया जाता है। जनसंचार के इन साधनों के अंदर रेडियो, दूरदर्शन, समाचार पत्र, पत्रिकाएं आदि आते हैं और इन साधनों का प्रयोग शिक्षा के लिए किया जाए तो ये शिक्षा के अभिकरण कहलाते हैं। अनौपचारिक अभिकरणों में भी शिक्षा के द्वारा इन अभिकरणों को जोड़ करके और शिक्षा प्रदान करने का कार्य जो है वो किया जाता है। जैसे कि आप जानते हैं कि सबके लिए शिक्षा या एजुकेशन फॉर ऑल पहुंचाने के लिए भी इन अभिकरणों का प्रयोग जो है वो किया जाता है। अब इनमें जो है मुख्य रूप से इनकी परिभाषा क्या होती है, इस परिभाषा को अगर हम जानने का प्रयास करते हैं तो इसमें ये कहा जाता है कि संचार सूचना, आदर्शों और अभिवृत्तियों को एक दूसरे तक व्यक्ति तक पहुंचाने की कला है। कि संचार साधन वही है जिसमें एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक कोई सूचना, कोई विचार आदि को पहुंचाने का प्रयास जो है वो किया जाए। अगले बिंदु में हम देखते हैं कि जनसंचार की आवश्यकता क्यों है तथा उसका क्या महत्व है। जैसे कि आप जानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वो समाज में रहता है और परिवार के साथ साथ वो अपने समाज के अन्य लोगों के साथ में जुड़ा हुआ रहता है। तो जनसंचार का माध्यम ऐसा माध्यम है जिससे कि एक बहुत बड़े समूह को एक साथ शिक्षित किया जा सकता है या कोई बात जो है एक एक थोड़े से समय में बहुत बड़े समूह तक पहुंचाई जा सकती है। इसके अलावा व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने के अंतर्गत जनसंचार माध्यम जो है वो अत्यधिक महत्व रखते हैं और इनका अत्यधिक प्रयोग किया जा सकता है। जैसे कि आप जानते हैं कि रेडियो और दूरदर्शन के माध्यम से किसान भाइयों के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का प्रसारण किया जाता है। इसके अलावा अनेक प्रकार की व्यावसायिक शिक्षा जो है वो इसके माध्यम से प्रदान की जा सकती है। और जनसंचार के साधन में जनसमूह को नई सूचना प्रदान करने का भी एक बहुत बड़ा माध्यम ये है कि कोई भी नई बात है, कोई नया आविष्कार है, कोई नई इस प्रकार की वस्तु है जिसको कि आप विभिन्न समूहों में या विभिन्न लोगों तक इंट्रोड्यूस कराना चाहते हैं तो वो आप जनसंचार माध्यम से पहुंचा सकते हैं। साथ साथ ये मनोरंजन के भी बहुत बड़ा साधन है। और संविधान के अंदर जो हमारा जो राष्ट्रीय लक्ष्य पूरा करने का जो आधार है उसको भी जनसंचार माध्यमों के द्वारा पूरा किया जा सकता है। इसके माध्यम से जागरूकता उत्पन्न की जा सकती है और विभिन्न जो पाठ्यक्रम से संबंधित जो चीज़ें हैं या सूचनाएं हैं उनको सरल बनाई जा सकती है। सूचनाओं को शीघ्रता से एक स्थान से दूसरे स्थान पर दूर दूर तक पहुंचाया जा सकता है। दिन प्रतिदिन की जो देश विदेश की जो घटनाएं होती हैं उन घटनाओं को भी जनसामान्य तक इनके माध्यम से पहुंचाया जा सकता है। जैसे कि अखबार के माध्यम से, टीवी के माध्यम से हम हमारे देश की, विश्व की विभिन्न जानकारियों से अवगत होते हैं। हमारे देश के विभिन्न भागों की संस्कृति के से भी जुड़ाव जो है वो जनसंचार माध्यमों के द्वारा ही होता है। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि आधुनिक जो हमारी शिक्षा नीति थी उसमें प्रौद्योगिकी से जुड़ा हुआ जो पार्ट था वो पार्ट को औपचारिक या अनौपचारिक शिक्षा के अंदर प्रयोग करना या उसको पूर्ण करना, ये सब भी जनसंचार माध्यमों के द्वारा ही संभव हो पाया है। जनसंचार जो साधन है उससे शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने का प्रयास किया जा सकता है और मानवीय संबंधों को सुगाढ़ बनाया जा सकता है, प्रगाढ़ बनाया जा सकता है, क्योंकि जिससे कि दूर से भी व्यक्ति जो हैं वो एक दूसरे के द्वारा जुड़े हुए रहते हैं। अगला टॉपिक हम इसमें पढ़ते हैं जनसंचार साधनों का वर्गीकरण। जनसंचार साधनों को मुख्य रूप से दो भागों में विभक्त किया जाता है। एक है मुद्रित साधन और दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। मुद्रित साधन के अंदर जैसा कि आप सभी जानते हैं जो कि छपी हुई जो चीज़ें होती हैं उन मुद्रित साधनों के अंदर मुख्य रूप से समाचार पत्र, पैम्पलेट्स, पत्र पत्रिकाएं आदि जो आती हैं जिससे कि व्यक्ति अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं और उन्हें जन जन तक पहुंचाते हैं। और जनसंचार के साधन में मुद्रित और लिखित साधन वो चीज़ कहलाती है। तो भारत में इस प्रकार के साधनों का प्रयोग बहुत
पुराने समय से हो रहा है और वर्तमान में भारत में असंख्य पत्र पत्रिकाएं और समाचारों का प्रकाशन हो चुका है। समाचार पत्र जो है वो अंग्रेजी और विभिन्न भाषाओं में जो है प्रकाशित होते हैं। समाचार पत्रों और जन जागरूकता के शिक्षा से संबंधित कुछ संस्थाएं हमारे देश में पाई जाती हैं। इसमें एक है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया या पीटीआई इसे कहा जाता है और ये भारत की सबसे बड़ी समाचार एजेंसी है। इसकी स्थापना 27 अगस्त 1947 को हुई और इसकी सेवाएं 1 फरवरी 1949 या 1949 से प्रारंभ हुई। ये एजेंसी अंग्रेजी और हिंदी में अपनी सेवाएं दे रही हैं और वर्तमान में भारत में न्यूज़ एजेंसी में इसका 90% पर अधिकार है। दूसरा है यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया यूएनआई। 1956 में इसकी स्थापना कंपनी कानून के तहत हुई और 21 मार्च 1961 से ये कुशलतापूर्वक अपनी सेवाएं दे रही है। फिर है भारतीय प्रेस परिषद। इस परिषद की स्थापना समाचार पत्रों की स्वतंत्रता की रक्षा करने, भारत में समाचार पत्रों और समाचार एजेंसियों के स्तर को बनाए रखने, उसमें सुधार करने के उद्देश्य से संसद के अधिनियम के तहत की गई और इसका अध्यक्ष भारत के उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश होते हैं और इसमें 28 सदस्य हैं। फिर है गुटनिरपेक्ष समाचार नेटवर्क एनएनए। ये जो है ये समाचार और फोटो के आदान प्रदान की व्यवस्था गुटनिरपेक्ष आंदोलन के सदस्य देशों की समाचार एजेंसियों की व्यवस्था है। फिर है प्रकाशन विभाग। इस विभाग की स्थापना 1941 में हुई और इसमें अब तक विभिन्न भाषाओं में लगभग 8000 शीर्षक जो हैं वो प्रकाशित हो चुके हैं और भारत के विभिन्न क्षेत्रों में इसकी इकाइयाँ स्थापित हैं। फिर है फोटो प्रभाग। ये एक ऐसा स्वतंत्र मीडिया है जो भारत सरकार की गतिविधियों के लिए दृश्य सहायता उपलब्ध कराता है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधीन है ये और फोटोग्राफी के क्षेत्र में ये सबसे बड़ी उत्पादन इकाई है। फिर है भारतीय जनसंचार संस्थान या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन IIMC। ये जो है इसकी स्थापना 17 अगस्त 1965 को हुई और इसके अंदर जो है अनुसंधान के क्षेत्र में इसको उत्कृष्ट माना जाता है। फिर है जन सूचना अभियान PIC। ये जो है सूचना संप्रेषण को विशेषतः ग्रामीण क्षेत्रों के लाभार्थियों तक पहुंचाने का कार्य जो है वो इसके द्वारा किया जाता है। फिर आता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। जैसे कि आप जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर वीडियो, टेलीफोन, इंटरनेट, टीवी, टेलीफोन आदि का और फैक्स जो है इनका प्रयोग जो है इसके अंतर्गत किया जाता है और ये भी सूचनाओं और ज्ञान को आदान प्रदान करने में बड़ी सरलता से इसके माध्यम से लाखों करोड़ों लोगों तक इस सूचनाओं को पहुंचाया जा रहा है। फिर है लैंगिकता हेतु समाजीकरण में जनसंचार साधनों की क्या भूमिका रही है। अब अगला जो बिंदु है वो इसमें हम इस चीज़ को अध्ययन करेंगे कि आप ये देखते हैं कि लैंगिकता या बालक बालिका में विभेद करने में या उसको दूर करने में ये किस प्रकार से अपना योगदान दे सकते हैं। तो इसके लिए जनसंचार अत्यधिक प्रभावी उपकरण है। इसमें विस्तृत जनसमूह को कुछ थोड़े से समय में जो है वो प्रभावित किया जा सकता है और बार बार उन लोगों तक विभिन्न डॉक्यूमेंट्रीज़ के द्वारा, कार्यक्रमों, नाटकों के द्वारा, भाषणों के द्वारा घर घर तक पहुंचाया जा सकता है, चाहे वो वातावरण ग्रामीण हो या शहरी हो। तो इस प्रकार से लैंगिकता में इन साधनों की अत्यधिक महत्वपूर्ण योगदान है और ये मनोरंजन के साथ साथ जागरूकता भी उत्पन्न करते हैं, साथ साथ लोगों में सकारात्मक दृष्टिकोणों का विकास करते हैं। ये लैंगिक मुद्दों पे जागरूकता फैलाने का कार्य करते हैं और जनसंचार के साधनों का शिक्षा में जो योगदान है उसको तो आप नकार ही नहीं सकते। तो इस प्रकार से ये कुछ बिंदु इसके अंदर और हैं कि मनोरंजन कार्यक्रमों के साथ साथ महत्वपूर्ण विषयों पर जागरूकता प्रदान करते हैं, बालिकाओं की शिक्षा और स्त्री शिक्षा के विशेष प्रावधान जो भी हैं उनसे ये अवगत कराते हैं और लोगों तक पहुंचाते हैं कि किन कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो महिलाओं को शिक्षित करने में, महिलाओं को आगे बढ़ाने के अंदर योगदान कर सकती हैं और उनका प्रयोग जो है किया जा सकता है साधारण व्यक्ति के द्वारा भी। नाटक और डॉक्यूमेंट्री, लघु फिल्मों के द्वारा लैंगिक भेदभाव को दर्शाया जा सकता है जिससे व्यक्ति की दृष्टिकोण में परिवर्तन करने में सहायता मिलती है। महिलाओं की सशक्तिकरण और उनकी छवि को सुधारने के लिए इनके द्वारा प्रयास किया जा सकता है। इनसे महिलाओं की समस्याओं को, उनकी रुचि आदि के विषय से संबंधित कार्यक्रम जो हैं वो प्रसारित किए जा सकते हैं।
प्रिंट मीडिया के अंदर स्त्रियों के ऊपर किताबें लिखी जा सकती हैं, या इस प्रकार की महिलाएं जो समाज के लिए एक आदर्श प्रस्तुत कर सकती हैं, उन महिलाओं से संबंधित किताबों का प्रकाशन किया जाता है, जिससे कि उनको जन जन तक पहुंचाए और लोग उनसे प्रभावित होकर के आगे उस प्रकार के कार्य कर सकें। इसके अलावा विभिन्न किताबें, कविताएं, लेख जो हैं वो लैंगिक भेदभाव पर प्रकाशित करके और लोगों में संवेदनाएं जागृत की जा सकती है। लैंगिक भेदभाव के अंदर ऐसा भी होता है कि भविष्य में क्या होगा, इसके आधार पर भी जनसंचार के जो साधन हैं उनका प्रभाव जो है वो महत्वपूर्ण हो जाता है, कि वो लोगों को समय समय पर अपना महत्व जो है वो अवगत कराते रहते हैं। समाज के अंदर जो भेदभाव होते हैं उनको प्रस्तुत किए जाता है। तो इस प्रकार से ये जो है लोगों के दृष्टिकोण को परिवर्तित करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान जो है वो प्रदान कर रहे हैं। इसके साथ साथ एक देश का एक भाग ही नहीं, बल्कि देश के हर किसी कोने में किसी भी शोषण, अपराध और लैंगिक भेदभाव की खबरें जो है देश के हर भाग में शीघ्रता से पहुंच जाती हैं और आरोपियों का बचना जो है वो मुश्किल हो जाती है। तो इस प्रकार से जनसंचार साधनों में के द्वारा तमाम दुर्व्यवहारियों और लोगों को पकड़ने में और उनको सजा दिलाने में इन साधनों का उपयोग जो है वो किया जा सकता है, और इनके माध्यम से कानून पर दबाव भी बनाया जा सकता है और पीड़ित व्यक्ति को समुचित लाभ जो है वो प्रदान किया जा सकता है। लैंगिक भेदभाव के अंदर ये सामूहिक सहमति का भाव उत्पन्न करने में भी योगदान दे सकते हैं। और समय समय पर देखते हैं आप कि महिलाओं को उनके अधिकारों, संवैधानिक प्रावधानों से अवगत कराने का कार्य भी इनके माध्यम से किया जा सकता है। जनसंचार के कुछ साधन तो ऐसे हैं जो विषयों पर जागरूकता लाने में और महिलाओं की सुरक्षा के लिए आदि में इनका प्रयोग बहुत अधिक किया जाता है। तो इस प्रकार से जनसंचार के साधन इस प्रकार के हैं जिसमें देश विदेश की कोई भी गतिविधि जो है वो अछूती नहीं रहती, और इन माध्यमों के द्वारा कोई भी खबर, सूचना लाखों करोड़ों लोगों के बीच में फैल जाती है और समाज में फैली बुराइयों को और उन पर सहमति तैयार करने के अंदर लोगों को तैयार किया जा सकता है। और जो लोग अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं, ऐसे लोगों को भी इसके माध्यम से दूसरे लोगों तक पहुंचाने और उनसे अवगत करा के और उनके ऐसे कार्यों को करने के प्रति लोगों को आगे आने के लिए भी तैयार किया जा सकता है।